Hello, myself Lavi Jaiswal from Kisan PG College, Bahraich, Department of Environmental Science. Good morning to all of you. Today I am going to discuss about the competitive exclusion theory. Before going to discuss about the competitive exclusion theory, firstly we have to know about the competition. What is competition? As everybody knows that there are two type of competition mainly. First is the intra-specific competition and second is the inter-specific competition. What is intra? As name also suggests that intra means होता है within. जब competition similar स्पीशीज़ के बीच होता है तब हम उसे कहते हैं इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, और जब कंपटीशन दो अलग अलग तरीके के स्पीशीज़ के बीच होता है तब हम उसको कहते हैं इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। दोनों में से सीवियर कौन होता है? तो आप लोग को पता ही होगा कि इंट्रा स्पेसिफिक जो कंपटीशन होता है वो ज़्यादा सीवियर होता है। क्यों? क्योंकि इसमें रिसोर्सेज की ओवरलैपिंग बहुत ही ज़्यादा होती है। और अगर हम आपको बताना चाहें तो और भी तरीके के कंपटीशन होते हैं, और मैं बताना चाहूँगी भी, जैसे कि फर्स्ट हम आपको बताते हैं देयर इज़ अ इंटरफेरेंस कंपटीशन। व्हाट इज़ इंटरफेरेंस कंपटीशन? इंटरफेरेंस कंपटीशन बहुत ही मोस्ट कॉमन कंपटीशन होता है। इसमें रिसोर्सेज सिमिलर है और दो स्पीशीज सिमिलर रिसोर्स के लिए एक दूसरे के सामने आके कंपटीशन को शो करती हैं, बहुत ही ज़्यादा एग्रेशन शो करती हैं, इवन फाइट भी करती हैं दूसरे से कॉमन रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए। इसी का उल्टा होता है एक्सप्लॉयटेशन कंपटीशन। सिमिलर रिसोर्सेज है, कंपटीशन भी दो स्पीसीज़ के बीच है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के सामने कभी भी नहीं आएंगी। तो करेंगी क्या? एक डे के टाइम में मान लीजिए कि फूड को कंज्यूम कर रही है तो दूसरी नाइट के टाइम में फूड को कंज्यूम करेगी, और मैक्सिमम से मैक्सिमम वो सोचेंगी कि हम फूड को कंज्यूम कर सकें। नेक्स्ट टाइप आपका होता है एक एपरेंट कंपटीशन। एपरेंट कंपटीशन में होता क्या है कि ये भी यहाँ पे रिसोर्सेज सिमिलर नहीं है, यहाँ पे प्रेडेटर्स नहीं है। मीन्स एक स्पीशीज़ अपने आप को इस हद तक नुकसान पहुँचाती है, वन स्पीशीज़ हार्म इटसेल्फ इन सच अ वे दैट अनदर स्पीशीज़ इज बीइंग मोर हार्म। दूसरे को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। एक की रिप्रोडक्शन करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है और दूसरे की रिप्रोडक्शन करने की कैपेसिटी बहुत कम होती है, लेकिन दोनों का प्रेडेटर सेम है। हम बता रहे हैं आपको एग्जांपल के तहत, जैसे कि आप देखिए दो स्पीशीज़ है, एक स्पीशीज़ ए है, मान लीजिए एक स्पीशीज़ बी है। इनिशियली दोनों का नंबर 100 था। स्पीशीज़ ए ने रिप्रोडक्शन किया और अपने नंबर को 10,000 तक इंक्रीज़ कर लिया, लेकिन अभी स्पीशीज़ बी ने अपना नंबर इंक्रीज़ नहीं कर पाई क्योंकि उसकी रिप्रोडक्शन थोड़ा टाइमिंग ज़्यादा ले रही है, तो वो 100 ही है। तो जब प्रेडेटर जो स्पीशीज़ ए है उसके 100% को किल करेगा तो स्पीशीज़ बी का एक मेंबर भी किल होगा। अब मान के चलिए जब स्पीशीज़ ए के 1000 मेंबर किल हो जाएंगे तो उसके 10 मेंबर किल हो जाएंगे, और एक ऐसा आ जाए कि प्रेडेटर स्पीशीज़ ए के 9000 मेंबर को किल कर दे तो स्पीशीज़ जो 2 होगी उसके 90 मेंबर किल हो जाएंगे। अब मान लीजिए जो 1000 बच्चे उन्होंने फिर रिप्रोडक्शन करके अपने नंबर को बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया, 10,000 तक कर लिया, तो जो स्पीशीज़ बी है फिर वो किल करेगा। जब उसके 1000 मेंबर को किल करेगा तो उसके जो बाकी बचे 10 मेंबर है वो भी क्या हो जाएंगे? नहीं रहेंगे, क्योंकि उसको प्रेडेटर कंज्यूम कर चुका होगा। तो इसलिए इस एक स्पीशीज़, हालांकि स्पीशीज़ ए के मेंबर को भी प्रेडेटर क्या कर रहा है? कंज्यूम कर रहा है, लेकिन वो अपने नुकसान को नहीं देख रही है, उसने अपने आप को भी नुकसान पहुंचाया, लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ कि दूसरी स्पीशीज़ को बहुत ही ज़्यादा नुकसान देखना पड़ा। तो ये हो गया आपका कंपटीशन। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूशन प्रिंसिपल पे, जिसको दिया था गॉस ने। इसको हम गॉस एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल भी कहते हैं। इन्होंने कहा क्या था, इनका प्रिंसिपल क्या था? इन्होंने बताया ये कि जब दो स्पीशीज़ और सिमिलर रिसोर्सेज को ये कंज्यूम करती है तो ये बहुत ज़्यादा टाइम तक एक दूसरे के साथ नहीं रह सकती। तो होगा क्या कि जो सुपीरियर स्पीशीज़ होगी वो सर्वाइव करेगी और जो वीकर स्पीशीज़ होगी वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। ये होता कब है? गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूशन प्रिंसिपल कब काम करता है? जब कंपटीशन बहुत ज़्यादा टाइम के लिए होगा। व्हेन कंपटीशन अकर्स फॉर अ लॉन्ग टाइम देन कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूशन प्रिंसिपल अकर्स विच वॉज गिवन बाई गॉस। इन्होंने एग्जाम्पल क्या दिया? इन्होंने पैरामीशियम की दो स्पीशीज़ को लिया, इन्होंने पहले दोनों को अलग अलग ग्रो कराया। एक थी पैरामीशियम कॉर्डेटम और दूसरी थी पैरामीशियम ऑरेलिया। जब ये देखते हैं कि दोनों को मैं अलग अलग ग्रो करा रहा हूँ तो दोनों स्पीशीज़ ग्रो कर रही हैं आराम से, लेकिन जब इन्होंने दोनों स्पीशीज़ को साथ में ग्रो कराया तो ये देखते क्या है कि पैरामीशियम ऑरेलिया तो ग्रो कर रही है लेकिन पैरामीशियम कॉर्डेटम का नंबर क्या कर रहा है? डिक्रीज़ कर रहा है। तो इन्होंने बताया, इसी से उन्होंने प्रूव कर दिया कि दोनों स्पीशीज़ थी वो सिमिलर रिसोर्सेज को कंज्यूम कर रही थी। तो हुआ क्या, जब दोनों को साथ में, तो ये बहुत ज़्यादा
समय तक एक दूसरे के साथ नहीं रह सकती, इसको आप क्या कह सकते हैं, इकोलॉजिकल एलिमिनेशन भी आप कह सकते हैं। ये हो गया हमारा गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। सेकंड हम आपको बताना चाहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंपटीशन लॉन्ग टाइम के लिए भी अकर होता है और शॉर्ट टाइम के लिए। जब कंपटीशन शॉर्ट टाइम के लिए अकर होता है तो होता क्या है, कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट होता है। ये एक एवोल्यूशनरी चेंज है। देखिए अगर ये एवोल्यूशनरी चेंज है, कोई भी चेंजेस होगा तो आप उसको तुरंत नहीं देख सकते, उसमें बहुत टाइम लगता है। हम आपको कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट का एक बेस्ट, लेकिन कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट को आप पढ़ने से पहले आपको थोड़ा बहुत नीच के बारे में जानना होगा। व्हाट इज़ नीच? आप लोग जानते हैं नीश जो कॉन्सेप्ट है वो हमको दिया था ग्रिनल, एक साइंटिस्ट है, उन्होंने देखिए हम आपको बताएं जैसे निश होता क्या है। सब लोग जानते हैं इट रिप्रेजेंट द फंक्शनल रोल एंड स्टेटस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मैं सिंपली आपको बताना चाहूँगी, जैसे कोई एनिमल है मान लीजिए, तो फॉरेस्ट उसका हैबिटेट है, ठीक है, लेकिन वो पूरे फॉरेस्ट में अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर सकता। तो वो पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पे वो इन्वायरमेंट पूरा उसको सपोर्ट कर रहा है कि वो अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म कर सके, वो उसका क्या होती है, नीश कहलाती है। तो इस हिसाब से नीश जो होता है वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका फंडामेंटल नीश और एक होता है रियलाइजिंग। व्हाट इज़ फंडामेंटल नीश? फंडामेंटल नीश जनरली नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि इसके लिए क्या होना चाहिए, रिसोर्सेज अनलिमिटेड होना चाहिए, किसी भी तरीके का कोई भी कंपटीशन नहीं होना चाहिए, तब कोई स्पीसीज बहुत अच्छे से ग्रो करेगी। और रियलाइजिंग निश में क्या है कि जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड अमाउंट में, कंपटीशन है, तो आप लोग जानते हैं ऐसा ही हम लोग नेचर में देखते हैं, क्योंकि ऐसा तो इम्पॉसिबल है ना कि कोई स्पीशीज़ हो ही ना, तो रियलाइज निश होती है। तो होता क्या है, अब हम आपको जो हमने आपको बताया कि ये कंपटीशन शॉर्ट टाइम के लिए होता है, तो कंपटीशन तो इसमें क्या होता है, नीश ओवरलैपिंग होती है। नीश ओवरलैपिंग का मतलब मान लीजिए कि स्पीशीज़ ए है, वो अपने नीश में रिप्रोडक्शन है और फूड, हम दो स्पीशीज़ में दो ही चीज़ को लेके चल रहे हैं, और भी चीज़ें हो सकती हैं। तो मान लीजिए एक स्पीशीज़ ए है और एक स्पीशीज़ बी है, इसमें नीश ओवरलैप करेगा इसमें, लेकिन पूरा का पूरा नीश ओवरलैप नहीं कर रहा है, थोड़ा सा नीश ओवरलैप कर रहा है। तो मान लीजिए इसका रिप्रोडक्टिव टाइम सेम है दोनों स्पीशीज़ का, और दोनों स्पीशीज़ का फूड कंज्यूम करने का टाइम क्या है, सेम है। तो इसमें क्या होगा, इसमें स्पीशीज़, किसी भी स्पीशीज़ में इन्वायरमेंट के द्वारा फिनोटिपिकली चेंजेस होगा। तो फिनोटिपिकली चेंजेस होगा तो दोनों स्पीशीज़ अपने आप को क्या करेंगी, सर्वाइव कर सकती हैं दोनों साथ में। इसका बेस्ट एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं, जैसे गैलापागोस आइलैंड का। आप लोग सब लोग जानते हैं गैलापागोस आइलैंड में डार्विन फिंचेस थी। तो डार्विन फिंचेस करती क्या थी, इन्होंने क्या किया, आप लोग जानते हैं कि दोनों सबका कॉमन एंसेस्टर सेम ही है, जियोस्पाइसी। और इनिशियली देखा क्या गया कि सबकी बीक क्या थी, एक जैसी थी, क्योंकि वो लोग सेम टाइप के फूड को कंज्यूम करते थे। और जब वो सेम टाइप के फूड को कंज्यूम करने लगे तो उनके बीच कंपटीशन हो गया, ठीक है। और जब कंपटीशन हो गया तो उनके अंदर उन्होंने अपनी बीक्स में कुछ चेंजेस शो किया है, जिसका हम लोग कहते हैं अडेप्टिव रेडिएशन का भी ये एग्जाम्पल है हमारा। तो बीक में चेंजेस क्या हुई, कुछ बर्ड्स ऐसी थी जिसकी बीक्स बहुत लॉन्ग थी, कुछ बर्ड्स ऐसी थी जिसकी स्पीशीज़ बहुत ही शॉर्ट थी। जो शॉर्ट बीक की बर्ड थी वो क्या करती थी, छोटे सीड को कंज्यूम करती थी और सॉफ्ट सीड के कंज्यूम करती थी। और जो बर्ड जिसकी बीक बहुत लॉन्ग थी वो क्या करती थी, हार्ड और बड़े साइज़ के सीड को क्या करती थी, कंज्यूम करती थी। इस तरीके से एक निश में दो तरीके के स्पीशीज़ हो गई, और कंपटीशन को उन्होंने क्या किया, एलिमिनेट किया, और उन्होंने सेम एनवायरनमेंट में सर्वाइव। थैंक यू, होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।